नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है श्वसन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रिएस्पिरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला चैप्टर का जैव प्रक्रम का, तो प्लीज़ जा कर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे देते हैं हम, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहला चैप्टर जो है इसमें श्वसन में, यहाँ पे हम समझेंगे कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो श्वसन जो है ना, ये जो है श्वसन, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में समझेंगे आज। देखिए, श्वसन वायुमंडल से O2 यानी ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। यानी ये जो वायुमंडल है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इसमें यानी कि इनसे ऑक्सीजन को, यानी वायुमंडल में जो पेड़ पौधा जो है ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, ग्रहण करती है। ये क्या करती है बताइए, ऑक्सीजन ये हमें देती है, ठीक है ना, और CO2 क्या करती है, ये लेती है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को, यानी हमारे जो ये वायुमंडल है इनमें से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक जो पहुंचाया जाता है, ठीक है, तथा जो शरीर के अंदर जो निर्मित CO2 है, हाँ ठीक है, जिसका ज़रूरत पेड़ पौधे को है, वो बाहर निकाला जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट जो जो क्या कहते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, उसी प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वायुमंडल से O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं हम लोग। ये जो श्वसन है ना, श्वसन एक अपच, ठीक है, अपच मंद दहन का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें लगातार जैव ऊर्जा का खपत होती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन के दौरान किस ऊर्जा की खपत होती है, तो क्या बोलना है, जैव ऊर्जा की खपत होती है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं ऑक्सी श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन जो है ना, या देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यानी O2 के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो, यानी कहने का मतलब हुआ ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित रहता है वहाँ जो क्रिया संपन्न होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O2 के अनुपस्थिति में, जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, ठीक है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ पे जो क्रिया संपन्न होती है, होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सी श्वसन क्या होता है, दोस्तों याद हो गया होगा आपको, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित रहता है यानी प्रेजेंट रहता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जहाँ पे अब्सेंट रहता है ऑक्सीजन वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, उसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए नीचे क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVA है। देखिए इस तरह से क्या कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, आप फेयर बनाते चलिए, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए और अच्छी प्रकार से यही कॉपी में आपको काम देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, हम जो है इस जो जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन उसी पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये टेंशन मत लीजिए, फेयर करते चलिए, आपके एग्जाम में इसी सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है, या ऑक्सी श्वसन जो है या अनऑक्सी श्वसन में अंतर दोनों में पूछना है। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अभी जस्ट बताएं आपको कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है उसे अनऑक्सी कहते हैं। याद आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगला क्या कर रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, इसे वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन को जो है ना, इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, और अनऑक्सी श्वसन को इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना आपको कि इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। यानी ऑक्सी श्वसन में जो है ना विशाल बड़े बड़े जीव भाग लेते हैं, और अनऑक्सी श्वसन में जो होता है यानी सूक्ष्म जीव सब भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इनमें, चौथा पॉइंट कर रहा है,
इनमें CO2 और जल का निर्माण होता है, यानी कि ऑक्सीश्वसन में जो है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का निर्माण होता है, और इसमें जो अनऑक्सीश्वसन में जो होता है CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें न कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और नहीं जल का निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। छठा पॉइंट है दोस्तों इसमें ग्लूकोज एक अणु में के टूटने से जो है ना 38 एटीपी का क्या कर रहा है, 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण करता है, 38, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें जो है ग्लूकोज एक अणु में के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें ग्लूकोज एक अणु से के टूटने से 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, इसमें अब दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में एटीपी क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे एटीपी, ठीक है। अब कह रहा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक भाग लेते हैं, किसमें? 7वां पॉइंट, यानी ऑक्सीश्वसन में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कहते हैं केंद्रक भाग लेते हैं। आशा है कि समझ गए होंगे ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर आप लोग समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला चलते हम लोग, यहाँ पॉइंट में क्या कर रहा है कि पित्त के प्रमुख कार्य को लिखे। पित्त क्या होता है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पित्त के प्रमुख कार्य को हम चर्चा करते हैं। यकृत के बगल में अंडाकार संरचना को पित्त कहते हैं, यानी यकृत जो आपका, ठीक है, उसके बगल में जो अंडाकार संरचना है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यकृत मतलब हुआ जो हमारा लीवर है, हमारे लीवर के जो बगल में जो है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है यकृत के बगल में अंडाकार संरचना को पित्त कहते हैं। हमारा जो लीवर है, लीवर के बगल में एक अंडाकार संरचना का जो है रहता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पित्त कहते हैं, ठीक है। यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर बोलते हैं, ठीक है। पित्त का निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, जिसको यकृत बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, ठीक है ना। तो जबकि पित्त के संग्रहण स्थान को पित्ताशय कहा जाता है, यानी कि जो जहाँ पे पित्त संग्रह होता है, जमा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में जो है किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता है? एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि पित्त की प्रकृति कैसी होती है, क्या बोलिएगा? क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान, पित्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.5 से 8.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पित्त का जो क्या कहते हैं अम्लीय मान होता है वो क्या होता है? ये क्षारीय होता है, ठीक है। चलते आगे हम लोग ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए, मानव में जो श्वसन क्रिया का जो सचित्र वर्णन करने कहेगा तो कैसे लिखना, आपको पॉइंट बना के लिखना और फिगर भी बनाना है वहाँ पे। तो देखिए, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के क्रिया के, आंसर इसका होगा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। भोज्य पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ के जो क्या कहते हैं फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, अंदर पेट के अंदर डालते हैं, जो भी चीज़ हम लोग, उसी के द्वारा क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, इसी प्रक्रिया के द्वारा। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए C6H12O2 मिलकर के क्या बनाया? CO2 + H2O, यानी ऊर्जा प्लस कितना? 686 कैलोरी ऊर्जा हमें मुक्त करता है जो भोजन करते हैं हम लोग। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। श्वसन तंत्र जो होता है उसमें प्रमुख अंग क्या करते हैं दोस्तों? भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग, कह रहा है कि नासा गुहा, देखिए क्या होता है, इसी में है हम लोग नासा गुहा, यानी कि नाक श्वसन तंत्र प्रथम व प्रारंभिक अंग होता है। नाक जो होता है श्वसन तंत्र का प्रथम और प्रारंभिक अंग होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नाक में 2 छिद्र पाया जाता है, छिद्र की सहायता से क्या किया जाता है? हवा को अंदर किया जाता है। और नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं।
हमारे जो नाक है उस नाक के दीवार पे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जो बाल क्या करते हैं, हानिकारक जीवाणु और धूलकण को क्या करते हैं, वो धूल लिखा है दोस्तों यहाँ पे, धूलकण को हमारे नाक के अंदर जाने से क्या करती है, वो रोकती है। कौन, जो हमारा नाक में बाल होता है। ठीक है, अगला कर है ग्रासनली क्या होता है। देखिए ग्रासनी, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रासनी के बारे में। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रासनी कहा जाता है। नासा क्या कर रहा है, ये जो नासा गुहा के आगे वाला घुमावदार संरचना को ग्रासनी कहा जाता है। ठीक है, अब है श्वास नली क्या होता है। ठीक है, देखिए श्वास नली जो है ना, फेरिक्स के पीछे जो है, फेरिक्स के पीछे और चौड़ी श्वसन नली के रूप में खुलती है। ये जो है ना, ये श्वास नली जो है, ये फेरिक्स के पीछे चौड़ी श्वसन नली के रूप में खुलती है, जिसे श्वास नली कहा जाता है। इसे आवाज़ का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। फेरिक्स छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है, उसे क्या कहते हैं, गैलोटिक्स कहते हैं। गैलोटिक्स के ऊपर एक जो है ना, एक ढक्कन होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एपिग्लोटिक्स कहा जाता है, जिसका कार्य होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। दोस्तों जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये देखिए इस तरह से ढक्कन रहता है उसके ऊपर में, और भोजन जो हम लोग करते हैं तो ये सांस क्या होता है, उधर से ये ढक्कन ढक जाता है, ये सांस जो लेते हैं उसको ढक देता है ढक्कन, और इधर भोजन क्या होता है, नीचे आता है, फिर इधर भोजन बंद होता है, इधर सांस क्या होता है, चालू हो जाता है। इस तरह से ढक्कन के मतलब मदद से यहाँ से काम चलता है। ठीक है, अब देखिए ब्रोकाई क्या होता है। श्वास नली बच्छ गुहा में पहुँच करके 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। ब्रोकाई के भाग में, प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक एक फेफड़ा होता है। देखिए हम लोग कुछ जानते हैं दोस्तों, प्रमुख जीवों के श्वसन अंग के नाम। कहीं एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि मानव जो है सांस लेता है तो कौन सी सांस लेता है, क्या बोलिएगा, फेफड़ा से लेता है। मछली कौन चीज़ से लेता है, तो गलफर से, जिसको गिल्स बोलते हैं हम लोग। मेढक त्वचा से लेता है या फेफड़ा से लेता है, या नरसिका जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मच्छर जो है, मच्छर, मक्खी, कीट जिसको बोलते हैं, कॉकरोच हो गया, ये सभी ट्रेकिया से लेता है। ठीक है, ट्रेकिया, जिसको हम लोग वातकग बोलते हैं। ठीक है ना, वातकतग। ठीक है, देखिए ट्रेकिया। अगला है शेर जो है, शेर, सांप, पक्षी, ऑक्टोपस। ठीक है, यानी देखिए शेर, सांप, पक्षी, ये जो है ना, ये फेफड़ा से सांस लेता है। कौन कौन, सांप हो गया आपका, अच्छा से दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में, सांप और शेर, सांप, पक्षी, ये सभी फेफड़ा से सांस लेता है। ऑक्टोपस हो गया, केचुआ हो गया, ठीक है, चूहा। देखिए ऑक्टोपस जो है ये गिल्स से सांस लेता है, और केचुआ जो है ये त्वचा से लेता है, और चूहा किस से लेता है, फेफड़ा से लेता है। स्क्रीन से दोस्तों इसका ले लीजिए, या क्या कहते हैं कॉपी में नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है आपको दोस्तों, कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है कैसे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जहरीला गैस कैसे है बताइए, तो ध्यान दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे जहरीला गैस माना गया है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्जिलिक अम्ल का निर्माण करता है। दोस्तों रक्त जो है, रक्त हमारे शरीर में ये लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन कारण ही लाल दिखता है। ठीक है, उनसे ही ऑक्सीजन क्या कहते हैं, हमारा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से को जहरीला गैस इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है और कार्बोक्जिलिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। क्या करता है, ये शरीर के अंदर जो है ये ऑक्सीजन को जाने से क्या करता है, ये रोक देता है, और उसी के अभाव में व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का मौत भी हो जाता है। यहाँ मौत लिखल है, मौत भी हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राणघात गैस भी कहा जाता है। याद ऐसा है, समझ गए दोस्तों आप लोग। चलिए प्राणघात गैस किसे कहा जाता है, क्या बोलिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात गैस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, कॉर्डियक कहते हैं। आमाशय का जो आगे वाला भाग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्डियक कहते हैं।
और दूसरा आमाशय के मध्य वाले भाग को फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। और तीसरा आमाशय के पिछला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय के पिछला भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार लीजिएगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आप क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिए। पूछ रहा है कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर लिखे। जाइलम और फ्लोएम उत्तक में किस तरह अंतर क्या करते होता है? तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी से याद करते जाइएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, घर पे बैठ करके समय को का बर्बादी मत कीजिए। ये समय जो है ना, आपको अभी आपके पास समय है पर समझदारी नहीं है। जब तक समझदारी आएगा समय नहीं रहेगा, इसीलिए इस समय को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जाइलम क्या होता है समझिए अच्छी तरीक़ा से। क्या है? देखिए, जाइलम जो है ना, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है। ये जो जाइलम है ना, ये जाइलम कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एक क्या है? संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है क्या कहते हैं? जल पहुँचाना। यानी कि जाइलम का क्या काम होता है? जल को पहुँचाना। और फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है। ये फ्लोएम जो होता है ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। ठीक है, उत्तक किसको कहते हैं? तो कोशिका का जो समूह होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तक कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य होता है भोजन को पहुंचाना। क्या होता है? भोजन को पहुंचाना। यानी जाइलम का काम होता है पेड़ पौधे में जल को पहुंचाना ऊपर तक। ठीक है, और फ्लोएम का काम होता है कि पेड़ पौधे में भोजन को पहुंचाना। आशा है कि समझ गए होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला इसी में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि जाइलम की कोशिकाएं जो है ना मृत होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? मृत होती है। और फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। ठीक है, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। जाइलम का जो दाब होता है वो ऋणात्मक होता है, और फ्लोएम का दाब जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं और फ्लोएम के उत्तक को क्या कहते हैं? वाष्ट कहते हैं। ठीक है, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की होती है। ठीक है, जाइलम की गति जो है नीचे से ऊपर की होती है। यानी पेड़ पौधा में जो है जाइलम क्या करती है? नीचे खनिज लवण या पानी जो है कहाँ से? पेड़ जड़ से लेकर के ऊपर तक पहुँचाने का काम करती है। और फ्लोएम में जो है गति सभी दिशाओं में होती है। ठीक है, क्योंकि भोजन तो सभी दिशा में पहुँचाना है इसीलिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रक्त क्या है? रक्त के जो है ना इसके बारे में समझाइए। तो देखिए भी है क्वेश्चन है, समझना अच्छी तरीक़ा से रक्त क्या है। वैसे भी हमारे दैनिक जीवन में रक्त को जानना जरूरी है। तो रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठन का वर्णन करें। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल होता है। अब पूछेगा आपसे कि रक्त लाल क्यों होता है, बताइए। तो बोलिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ना, रक्त हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है? लाल होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। एक औसत मान में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है ना, एक औसत मानव में जो है ना, ये जो मानव है इंसान के शरीर में जो है ना क्या कहते हैं? औसतन लगभग 5 से 6 लीटर यानी 5 या 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, याद है, आप समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? 5 या 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, क्या बोलिएगा? 7.4 होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का जो अध्ययन करता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा है कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो दोस्तों फिर से वीडियो देख लीजिए, आप जरूर समझ जाइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हम लोग रक्त के प्रमुख संगठन क्या होता है? देखिए, रक्त के प्रमुख संगठन निम्नलिखित है। आरबीसी होता है। उनकी कहने का मतलब रक्त जो है कितने प्रकार का होता है? रक्त 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है आरबीसी, ठीक है, तो हम दूसरे के बारे में बता देते। पहला आरबीसी होता है और दूसरा जो होता है आपका डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेटस होता है। ठीक है, तो ध्यान से हम समझते हैं कि पहले आरबीसी क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम जानते हैं हम लोग। इसका पूरा नाम जो होता है रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का जो पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि यानी मज्जा में होती है। और आरबीसी का जो है क्या कहते हैं? कब्रिस्तान पिल्हा, ठीक है, तिल्ली को कहा जाता है। किसको कहता है? कब्रिस्तान पिल्हा
क्या कहते हैं या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि इनमें आरबीसी मर जाता है। ठीक है, देखो आरबीसी का जीवन काल 20 या 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, हैं, जिसके कारण जो है ना, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता। आरबीसी में जो है, आरबीसी का इसका डीएनए टेस्ट, इसमें जो 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 बैक्टीरिया क्या कहते हैं, इसमें जो कोशिका पाई जाती है, इसका क्या कहते हैं हम लोग, इसका डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आरबीसी को एंथ्रो क्या कहते हैं, एरीथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, आरबीसी का काम है कि शरीर के कोशिकाओं में क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खून का यही काम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका पूरा नाम तो बता दिया आपको, और यहाँ पे लिखल है, देखिए क्या है दोस्तों, अगर नहीं समझे तो फिर समझिए। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो है आरबीसी, यानी जो है ना आरबीसी जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी को जो है ना कब्रिस्तान या पिल्हा या तिल्ली भी कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है इसमें, इसमें जो है ना, इसमें आरबीसी मर जाता है, जो यानी रेड ब्लड सेल जो है, ये क्या होता है, इसमें मर जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का ही होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, ये डीएनए टेस्ट का नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला चलते डब्ल्यूबीसी देख क्या होता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पे थोड़ा आपको काटना चाहेंगे, यानी थोड़ा सा और बता करके उसके बाद छोड़ देंगे आपको। उसको हृदय का सीधे वर्णन करें, उसके बाद अगला चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल जो होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु इसे इसे और मृत्यु पिल्हा में होती है। कहाँ होती है, इसका पूरा नाम जो है ना वाइट क्या कहता है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु पिल्हा में होती है। इसका जीवन काल 1 या 4 दिन का होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिफोसाइट कहा जाता है। ठीक है ना, ये होता है डब्ल्यूबीसी आपका। अगला होता है प्लेटलेट्स। दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये कहाँ पाया था, तिलचट्टा सब में पाया था, ये उजला वाला खून जो होता है। आप तिलचट्टा को देखिएगा मार करके, उसमें मिल जाएगा, उसे मारिएगा नहीं। देखिए हम क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स क्या कहता है, प्लेटलेट्स का जो है ना, इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल जो होता है दिन का होता है। ठीक है ना, 1 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है खून को थक्का करना, और इसे क्या कहते थ्रोबोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा थ्रोबोसाइट क्या होता है तो बोल दीजिए ब्लड टेस्ट को ही कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हृदय का सही वर्णन करें। ठीक है, इसके बाद हम वर्णन करेंगे हृदय का। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आशा है कि दोस्तों आप लोग कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग भावना में आके भाग जाते हैं और वीडियो को देख करके आप चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कर डालो यार। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।